तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं विद क्वेश्चन नंबर 29। इसका एक पार्ट क्लास में रह गया था, बी पार्ट। तो बी में फर्स्ट वो कह रहा है कि जब हम बिजली पास करते हैं एक्वस NaCl में, तो एक्वस NaCl का मतलब हो गया कि आपके पास Na+ और Cl- आयंस हो गए और एक पानी आ गया कंपटीशन में। तो उस केस में ऑक्सीजन गैस को लिबरेट होना चाहिए एनोड पे, लेकिन होती क्लोरीन है, ऐसा क्यों? तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि एनोड पे दो रिएक्शन होने की संभावना है। एक तो एनायन क्लोराइड है, ये Cl2 गैस पैदा कर सकती है। और दूसरा पानी कहता है मुझे ऑक्सीडाइज होना है, तो पानी भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। ये दो रिएक्शन होने की संभावना है। अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूं तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक्चुअली हाई है। फिर भी आपको याद होगा कि क्लोराइड जो है वो ऑक्सीडाइज करता है। क्लोराइड जो है वो ऑक्सीडाइज करता है, और पानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अच्छा होने के बावजूद भी ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। और आपको याद है इसमें एक पंच लाइन का आंसर था, इसका आंसर है ड्यू टू ओवर पोटेंशियल इन वाटर, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर बिकम स्लो एंड डिफिकल्ट। तो पानी में प्रॉब्लम है ओवर पोटेंशियल की। ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाया हुआ है, आप क्लासेस रिवाइज करो। इस कॉन्सेप्ट में ये बताया जाता है कि पानी को जब ऑक्सीडाइज होना होता है तो पहले पानी के मॉलिक्यूल जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के बैठे हैं उनको एक दूसरे से अलग करना पड़ता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने में काफी समय और एनर्जी कंज्यूम होती है, जिससे ऑक्सीडेशन बिकम स्लो एंड डिफिकल्ट। यही कारण है कि पोटेंशियल हाई होने के बावजूद भी पानी ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। सेकंड पार्ट है कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की डिक्रीज करती है ऑन डाइल्यूशन। कंडक्टिविटी तो हर किसी की डिक्रीज करती है ऑन डाइल्यूशन। आपको याद है पंच लाइन है ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। अगले क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। इसका जो पहला पार्ट है वो तो नॉनस इक्वेशन का पार्ट है। आपको एक सेल इक्वेशन दे रखी है, कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है। ई नॉट सेल क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दे रखा है। क्वेश्चन का पहला पार्ट सीधा है, कैलकुलेट ई सेल फॉर द रिएक्शन। तो पहले मुझे ई सेल निकालना है, जो मैं नर्स्ट इक्वेशन से निकालूंगा। नर्स्ट इक्वेशन के लिए मुझे पहले एन और क्यू निकालना पड़ेगा। तो एनोड इक्वेशन हो जाएगी Mg से Mg2+। कैथोड इक्वेशन हो जाएगी Copper 2+ से कॉपर। दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। एन की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसके बाद ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -2.303 RT NF log Q। तो ई नॉट सेल हमें दिया हुआ है 2.71, ये आ जाएगा 0.059। एन की वैल्यू 2। मैग्नीशियम आयन की मोलैरिटी डिवाइड बाय कॉपर आयन की मोलैरिटी। मैग्नीशियम आयन 10⁻³ है, और कॉपर आयन 10⁻² है। ऊपर 10⁻1 बचेगा, -1 नीचे आएगा, log 10 1 हो जाएगा। प्लस में आंसर आ जाएगा जी।
कोई सवाल किसी का है तो पूछ लो। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, ये फेमस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है जो आजकल काफी आते हैं। इसमें यही है कि अगर हम बाहर से पोटेंशियल लगाते हैं ऑपोजिट, वो अगर 2.71 से कम है तो क्या होगा, और ज्यादा है तो क्या होगा। तो देखो, हमारा जो स्टैंडर्ड ईएमएफ है वो 2.71 वोल्ट है। अगर हम बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज लगा रहे हैं जो कि 2.71 से कम है, तो मैंने कहा था क्या होगा, वही होता रहेगा जो आपके सेल में हो रहा था। आपके सेल में क्या हो रहा था, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नॉर्मली जब सेल काम करता है तो क्या होता है, जब सेल काम करता है तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। नॉर्मल सेल में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की डायरेक्शन होती है एनोड से कैथोड। आपका एनोड कौन है यहाँ पे, मैग्नीशियम। और कैथोड कौन है, कॉपर। तो यही होता रहेगा। लेकिन अगर आपकी एक्सटर्नल ईएमएफ आपके सेल की ईएमएफ से ज्यादा है, तो मैंने कहा था अब क्या होगा, अब जो हो रहा था उसका ऑपोजिट हो जाएगा। क्या ऑपोजिट हो जाएगा, अब करंट इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इसका मतलब अब कॉपर से मैग्नीशियम की तरफ करंट जाएगा, क्योंकि अब सेल में उल्टा होना शुरू हो जाएगा, सारे रिएक्शन रिवर्स हो जाएंगे। सब डिटेल आपको क्लास में कराया हुआ है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फोकस करो इसमें। पैकेज में सब कराया हुआ है। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से फैराडे सेकंड लॉ का क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन था, ये सेम क्वेश्चन है, थोड़ी वैल्यू आसान कर दी है। तो क्वेश्चन में ये कह रखा है फाइंड द मास ऑफ जिंक डिपॉजिट एट कैथोड। सो मैं पहले यही निकाल रहा हूँ, मास ऑफ जिंक डिपॉजिट डिवाइड बाय मास ऑफ आयरन डिपॉजिट की वही रेशो होगी जो इनके इक्विवेलेंट मासेस की रेशो है। आयरन जो डिपॉजिट हुआ है दैट इज 2.8 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास देखो जिंक का दिया हुआ है आपको, डिवाइड बाय द चार्ज ऑफ जिंक। ऐसे ही एटॉमिक मास ऑफ आयरन आपको दिया हुआ है, डिवाइड बाय द चार्ज ऑफ आयरन। याद रखो जिंक का चार्ज होता है 2+, फेरस सल्फेट दिया हुआ है, जिंक सल्फेट दिया हुआ है, और आयरन का चार्ज है +2। इसको सॉल्व करेंगे, यहां से मास ऑफ जिंक डिपॉजिट निकल जाएगा विच कम्स आउट टू बी 3.27 ग्राम। ये फर्स्ट पार्ट है। इसे यूज करने में हमने सेकंड लॉ यूज किया है। अच्छा रहेगा कि आप ये लिखकर आओ बोर्ड में कि आप सेकंड लॉ यूज कर रहे हो फैराडे का। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, कितनी देर के लिए करंट फ्लो किया। तो Q इज इक्वल टू आई टी का फॉर्मूला लगाएंगे। करंट आपको दिया हुआ है 2 एम्पेयर। टाइम आपको टाइम जो है वो आपको निकालना है। तो पहले हम लोग फिर चार्ज निकाल लेते हैं। फेरस इलेक्ट्रॉन लेके आयरन बना रहा है, स्टोइचियोमेट्री कहती है 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे 1 मोल आयरन बनाने के लिए।
2 फैराडे चार्ज लगेगा। 1 मोल आयरन का मतलब है 56 ग्राम आयरन बनाने के लिए 2 × 96,500 कूलम, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है आपको ये। चार्ज लगेगा 56 ग्राम के लिए, रिवर्स करेंगे। 56 ग्राम आयरन बनाना हो तो कितने कूलम चार्ज लगता है। 2.8 ग्राम आयरन अगर बन रहा है तो कितने कूलम चार्ज कंज्यूम हुआ होगा। यहाँ से चार्ज आ जाएगा। उसके बाद सिंपल Q = IT का फॉर्मूला लगाना है। चार्ज निकाल दिया। करंट पास हो रहा है इसमें 2 एम्पियर। बहुत ही आसान डाटा दिया है, अदरवाइज आप देखो तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा। 4825 सेकेंड। बी पार्ट है क्वेश्चन का। वो कह रहा है लैम्डा मोलर और रूट ऑफ सी में ग्राफ बनाया। 2 इलेक्ट्रोलाइट है ए और बी, जिनके लिए ग्राफ बना है। आपको पता है कन्वेंशनल ग्राफ है जो हम सिखाते हैं। पहला सवाल तो वही है जो हमेशा पूछते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो आपको पता है ए जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनमें लीनियर वेरिएशन आता है। और बी जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सेकंड पार्ट है, अगर हम इस ग्राफ दोनों ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करें और कंसंट्रेशन को 0 तक टच करें तो फिर क्या होगा। तो जवाब है कि जो ए है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। एक्सट्रापोलेटिंग एक्सट्रापोलेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विल गिव वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट। तो आप मोलर कनेक्टिविटी निकाल सकते हो एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, लाइन को एक्सट्रापोलेट करके। जहां पे लाइन एक्सिस को टच करेगी वो लैम्डा मोलर नॉट होगा। ये लाइन दी हुई थी, ये हम एक्सट्रापोलेट करेंगे। ऐसे आप दिखाकर आओगे कि आप इससे लैम्डा मोलर नॉट विच इज मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, या आप कह सकते हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये आप निकाल सकते हो। हमने कराया हुआ क्वेश्चन ये पैकेज में आपको। बी जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कांट बी एक्सट्रापोलेटेड, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही नहीं है इसमें। एज इट इज एक्सपोनेंशियल ग्राफ, सो लैम्डा नॉट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। इसमें संभव ही नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल जो ग्राफ होते हैं आपको पता है वो एक्सिस टच नहीं करते।
अब है 2020 के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आ रहा है, कॉलिशेस लॉ की इक्वेशन होती है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस ए रूट सी। इनमें से कौन सी इक्वेशन सही रहेगी? तो इसका आंसर सी है। जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी, आप करके देख सकते हो, जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी, इन दैट केस लैम्डा बिकम इक्वल टू लैम्डा नॉट। जिसका मतलब वही होता है कि इन्फिनिट डिल्यूशन करोगे तो लैम्डा बिकम इक्वल टू लैम्डा नॉट। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज करती है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ये गलत है। आपको पता है कापा हमेशा घटता है ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसमें असर्शन गलत है, तो ऑटोमेटिकली डी आंसर हो चुका है। फिर भी आप रीजन पढ़ लो, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, ये सच है। जब हम कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घटते हैं, तो जिससे कंडक्टिविटी घटती है। ये कह रहा है कंडक्टिविटी बढ़ रही है, इसलिए ये रॉन्ग रॉन्ग स्टेटमेंट थी। ये क्वेश्चन है, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस द सॉल्ट ब्रिज। तो आपको याद होगा सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है। तो सॉल्ट ब्रिज के दो काम होते हैं, पहला है टू कंप्लीट द सर्किट, और एक दूसरा काम होता है इसका टू मेंटेन, वो भी लिख लो अपने ज्ञान के लिए, टू मेंटेन इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी। ये सिस्टम को न्यूट्रल बना के चलता है। ऑब्वियसली सी आंसर मैच कर रहा है, बट हमें तो ज्ञान बढ़ाना है। ये क्वेश्चन फिर से आप देख रहे हो कि फैराडे का आ गया, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। आप देख रहे हो लगभग 4-5 बार ये रिपीट हो रहा है कॉन्सेप्ट। हालांकि मैं ये कह सकता हूँ ये क्वेश्चन अपने आप देख के कर लो, मैंने करा दिया, लेकिन मैं फिर भी दोबारा करा, आई एम डूइंग इट अगेन। सो ऐसे क्वेश्चनों में मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि पहले सेकंड लॉ लगा लिया करो, वो छोटा होता है और उसमें पैनिक क्रिएट नहीं होता। सो मास ऑफ आपको जिंक निकालना है, मास ऑफ जिंक डिवाइड बाय मास ऑफ कॉपर की वही रेशो होगी जो इनके इक्विवेलेंट मासेस की रेशो है। जिंक का मास जो है वो कॉपर का जो मास है वो 2 ग्राम डिपॉजिट हुआ है। जिंक का एटॉमिक वेट 65, कॉपर का एटॉमिक वेट 63.5। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से मास ऑफ जिंक डिपॉजिट आ जाएगा विच कम्स आउट टू बी 2.05 ग्राम। सेकंड में हम फर्स्ट लॉ लगाएंगे, टाइम निकालने के लिए कितनी देर के लिए करंट पास हुआ। उसके लिए पहले चार्ज निकालेंगे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगते हैं 1 मोल कॉपर को जमा करने के लिए। 2 फैराडे चार्ज लगता है 63.5 ग्राम कॉपर के लिए। उल्टा कर देंगे, 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट कराने के लिए 2 × 96,500 कूलम चार्ज लगता है, तो 2 ग्राम कॉपर के लिए कितना चार्ज लगेगा? 6078 कूलम। और फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे Q इज इक्वल टू आई टी का, ये सोच के कि चार्ज हमें पता है, करंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 एम्पियर, सॉल्व करके टाइम निकल जाएगा। 3039, एस का मतलब यहाँ सेकेंड यूनिट है। कोई सवाल किसी का?
क्वेश्चन आ रहा है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर एसिटिक एसिड इज गिवन टू यू, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर लैम्डा नॉट दिया हुआ है। तो पहले आप निकालोगे लैम्डा सी, मोलर कनेक्टिविटी एट ए गिवन कंसंट्रेशन। इसको निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा कापा इंटू 1000/m, क्योंकि सेंटीमीटर का माहौल है। बहुत आसान डाटा दिया हुआ है। ये कापा है और मोलैरिटी गिवन है 0.01001। इसको सॉल्व करेंगे 78 आंसर आ जाएगा। आपको निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो होता है लैम्डा सी, दैट इज मोलर कनेक्टिविटी एट ए गिवन कंसंट्रेशन, डिवाइड बाय लैम्डा नॉट विच इज मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बहुत ही आसान डाटा है। ये दोनों क्वेश्चन विद एग्जैक्ट डाटा के साथ रिपीट हो रहे हैं, तो ये हम नहीं करेंगे। मैं क्वेश्चन तभी दोबारा करा देता हूँ अगर डाटा अलग हो। तो आप लिख लो, ये क्वेश्चन नंबर 23 है और ये क्वेश्चन नंबर 13 है। आप इसको देख के जरूर लिखना। आप इन चक्करों में मत पड़ना कि ये रिपीट हो रहा है। अभी नहीं, कभी किसी खाली समय में खुद से सॉल्व करना, दोबारा से देख के लिखना है इसको। पर डाटा भी सेम था तो मैंने छोड़ दिया इसको। जो ये दिखाता है कि देखो कैसे कई बार कितने बड़े बड़े क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं बोर्ड में। 23 में पहला क्वेश्चन बहुत टफ है मेरा हमेशा से, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ मुझे पता है, मुझे एक नब्ज पता होती है कि बच्चे कहाँ फंसने वाले हैं। ये बच्चे नहीं करके आ सकते। एक नॉर्मल बच्चा, 80% बच्चा ये क्वेश्चन करके नहीं आ सकता। उसका कारण क्या है? उसको ये समझ ही नहीं आता कि एनोड कौन है, कैथोड कौन है। मैं किसको एनोड लूं, मैं किसको कैथोड लूं, क्या करूं इसका मैं? तो पहले तो आप समझो, आपको इक्वेशन नहीं दे रखी। अगर आपको ये लग रहा है आपको इक्वेशन दे रखी है, तो फिर आप ट्रैप में फंस गए। आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, फेरिक से फेरस, पर मैग्नेट से Mn2+। आपको आरपी गिवन है, आपको दोनों का आरपी गिवन है। अब आपको कॉमन सेंस लगानी है। पर मैग्नेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। वो फेरस को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा और फेरस से बनेगा फेरिक। दिस इज कॉमन सेंस। पर मैग्नेट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी रिडक्शन होगी, फेरस की ऑक्सीडेशन होगी। इसका मतलब पर मैग्नेट आप कैथोड लोगे। ऐसा ही क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड में पहले आ चुका है। और फेरस की ऑक्सीडेशन होगी तो ये एनोड है। एनोड कैथोड का फैसला आपको कॉमन सेंस से करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा। फिर आप ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लगाओगे। कैथोड जो है वो पर मैग्नेट है। जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं सिंबल, पर मैग्नेट से Mn2+। पानी वानी नहीं लिखते। तभी कह रहा हूं, इसमें इतने सारे फैसले हैं जो एक आम बच्चा नहीं लेता। पर यही वो क्वेश्चन है आज की स्टेज में जहां आप खड़े हो, जहां हमने इतने कंफर्टेबली सिलेबस खत्म करके बैठे हैं। आपको ऐसे हार्डली 4-5 क्वेश्चन आए हैं इस पूरी जर्नी में। आपको थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों पे। अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना चाहिए कि अगर इस साल बोर्ड में ऐसा कुछ हो तो आप करके आ सको। सेकंड तरीका आप ये भी सोच सकते हो कि अगर आपको दो इलेक्ट्रोड दे रखे हैं, आपको नहीं बता रखा एनोड कैथोड कौन है, तो आपको याद होगा एक ट्रिक आपको बताई गई थी, जिसका आरपी ज्यादा है उसे कैथोड ले लो। वो भी काम कर जाएगा यहाँ पे। पर मैग्नेट का आरपी ज्यादा है, इसको आप कैथोड ले सकते हो। कॉमन सेंस से भी ले सकते हो कि पर मैग्नेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद की रिडक्शन होगी। या फिर वैल्यू देखकर भी आप समझ सकते हो कि पर मैग्नेट का आरपी हाई है। अगर आपको दो इलेक्ट्रोड दे रखे हो, नहीं बताया हो एनोड कैथोड कौन है, तो आप जिसका आरपी ज्यादा होता है उसे आप कैथोड ले सकते हो। कोई सवाल किसी के मन में?
अगला, विच ऑफ द टू रिएक्शंस आर मोस्ट लाइकली टू टेक प्लेस व्हेन कंसंट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइट। तो अब ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब होता है NaCl आपके पास है, और NaCl के सॉल्यूशन में आओ कैथोड पे आ जाते हैं। हमें आंसर ढूंढने नहीं है, हमें बनाने, अपने आप सोचने। मैं हमेशा कहता हूँ कैथोड पे दो लोग पहुंचेंगे, एक Na+ और एक पानी। Na+ कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, पानी कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। इलेक्ट्रॉन उसको मिलेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। इसका आरपी 2.71 वोल्ट है, उसने नहीं दिया हुआ, तुम्हें अपने आप करना है। मैंने क्लास में पूरा बताया है। अगर पोटेंशियल नहीं दिया तो क्या कर सकते हैं? पहली बात तो ये कॉमन वैल्यूज है, इन्हें याद रखने में समझदारी है। इसका आरपी माइनस में 2.71 है, इसका माइनस में 0.83 है, पानी का ज्यादा है। सो पानी इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन बनाएगा, जिसकी ये इक्वेशन मार्क, कई बार पानी के लिए वो H+ भी लिखते हैं, क्योंकि पानी में जो आयन होता है वो H+ होता है। हालांकि ये बहुत अच्छा नहीं होता, पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में सुनवाई नहीं होती। ये भी बुक्स में चलता है, ये गलत नहीं है। अच्छा ज्यादा ये है, पर ये भी गलत नहीं है। इसका मतलब कैथोड पे H+ इलेक्ट्रॉन लेके H2 बनाएगा, या आप कह सकते हो पानी इलेक्ट्रॉन लेके H2 बनाएगा। अगर पोटेंशियल ना दे रखा हो तो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था। अगर पोटेंशियल नहीं दे रखा तो मोर रिएक्टिव मेटल ऑलवेज हैव लो आरपी। तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव मेटल है एज कम्पेयर टू ऑब्वियसली वाटर। तो इसका आरपी जो है वो नेगेटिव ही होगा। जितना रिएक्टिव मेटल होता है उतना कम उसका आरपी होता है। उससे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वैल्यू याद होनी चाहिए थी इसमें। एनोड पे दो लोग आएंगे, क्लोराइड और पानी। क्लोराइड बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, पानी बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन लॉस करना है। और आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे पोटेंशियल वैल्यू का खास फायदा है नहीं। उसकी वजह है क्योंकि पानी की ऑक्सीडेशन इज ऑलवेज स्लो एंड डिफिकल्ट। वाटर में ओवर पोटेंशियल, आज का पहला क्वेश्चन यही था, पानी में ओवर पोटेंशियल की प्रॉब्लम है। ऐसा होने के कारण इसकी ऑक्सीडेशन इज स्लो एंड डिफिकल्ट। तो आप देखो, आपको लग रहा है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और मैं इस पे 5 मिनट बिता रहा हूँ। दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न। ऑब्जेक्टिव में अपनी सोच ठीक करो। बी आंसर है। तो पानी ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, क्लोराइड ऑक्सीडाइज करेगा। कोई सवाल किसी का है तो पूछो। अगला आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम। तो आपको पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अगला आ रहा है कि एक सेल में दो हाफ सेल है। अगेन देखो, आपको नहीं बता रहा कि एनोड कौन है कैथोड कौन है। अगर आपको नहीं बताएगा, आप देखो आपको आरपी दे रखे हैं, ये इक्वेशंस नहीं है, ये आपको आरपी गिवन है। तो अगर आपको नहीं बता रखा एनोड कैथोड कौन है, तो आप क्या करोगे? जिसका आरपी ज्यादा है उसे कैथोड मान लोगे, और आप इस सेल की ईएमएफ निकाल लोगे। सो कैथोड है आयरन, एनोड है टिन, +9 1 वोल्ट आंसर है। तो टिन ऑक्सीडाइज करेगा एंड द वोल्टेज विल बी 0.91। टिन क्यों ऑक्सीडाइज करेगा? क्योंकि टिन एनोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। इक्वेशन चाहते हो? मैं इक्वेशन में लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन होगी।
कोई सवाल किसी का? तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में भी रगड़ाई हो जाती है। उस रगड़ाई के लिए मेंटली तैयार रहो। इतने सारे क्वेश्चन करने का एक ही मोटिव है कि अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करो। अब जैसे यही क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बच्चे गलत करके आते हैं क्योंकि कूद पड़ते हैं आंसर में। आंसर में मत कूदो, आंसर बनाओ। ये फॉर्मूला कभी नहीं आप भूल सकते, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ऑब्वियसली ये फॉर्मूला गलत हो गया, खत्म। अब बाकी फॉर्मूला में जी आ रहा है, तो आप पहले जी की टर्म्स में बनाओ। तो ये हो गया 1/रो इज इक्वल टू 1/RL/A। कोई जल्दी मत करो, इसे कापा कहते हैं, इसे कंडक्टेंस कहते हैं जी। तो पहले आप जी की टर्म्स में फॉर्मूला बनाओ। तो ये आ गया के डिवाइड बाय एल। तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। उसने इनकरेक्ट कहा था, सॉरी। उसने कहा कौन सी इक्वेशन इनकरेक्ट है। सो ये इक्वेशन इनकरेक्ट है। नहीं, ये इक्वेशन करेक्ट है। और इसको बनाते हैं आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इसको हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 1/रो इज इक्वल टू 1/RL/A। सो कापा 1/RL/A। सो आर हो जाएगा 1/कापा इंटू एल बाई। ये सही है, ये सही है। ऑब्वियसली ये गलत है, और ये तो सही है ही क्योंकि मोलर कनेक्टिविटी होती है कापा डिवाइड बाय सी। अगर इंटू थाउजेंड मैं हमेशा आपसे कहता हूँ वो न्यूमेरिकली सॉल्व करते वक्त लगाया जाता है, मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड, डिवाइड बाय थाउजेंड। तो अब देखो हम ट्रैप में फंस रहे हैं। हम, क्योंकि अगर आप हवा में कुछ कोशिश कर रहे थे तो वो क्वेश्चन गलत हो गया। आपको हेड डाउन करना है और आपको अपने फॉर्मूले पे, जो फॉर्मूला आपको याद है उसे ट्रस्ट करना है, इसी फॉर्म में फॉर्मूला क्रिएट करना है, फिर आप मैच कर सकते हो कि हाँ यार ये ठीक है। कोई सवाल किसी का? मोलर कनेक्टिविटी घटती है विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। ये सही बात है। मोलर कनेक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कापा बाय सी। अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो मोलर कनेक्टिविटी घटेगी। सही बात है। When concentration approaches zero, molar connectivity is known as limiting molar connectivity। ये बात भी सच है कि जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी, जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी जिसे कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कनेक्टिविटी होती है वो होती है लैम्डा मोलर। एसर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। इसका आंसर भी है। एसर्शन करेक्ट कब होता? अगर ये लिखा होता कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस घट जाते हैं कंसंट्रेशन बढ़ाने पे, या वो लिखा होता कि स्पीड ऑफ आयन घट जाती है, कुछ लिखा होता नंबर ऑफ आयन के बारे में, स्पीड ऑफ आयन के बारे में, तो फिर हम असर्शन के बारे में, रीजन के बारे में सोचते। तो ये दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली अपने आप में करेक्ट है। ऑब्वियसली इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, एक्सप्लेनेशन तो बनती नहीं कोई। इसलिए असर्शन रीजनिंग फॉर्मेट के हिसाब से बी आंसर है। नेक्स्ट है 2023 में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कंडक्टिविटी कापा ऑफ 2 × 3 मोलर है ये मिथेनोइक एसिड इज गिवन टू यू। इसकी भी यूनिट ठीक नहीं रखी है, साइमन पर सेंटीमीटर आएगा। कैलकुलेट द मोलर कनेक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हमें निकालनी है मोलर कनेक्टिविटी एट ए गिवन कंसंट्रेशन फॉर मिथेनोइक एसिड। सेंटीमीटर का मॉल है तो कापा इंटू 1000/m का फॉर्मूला लगेगा। कापा दिया हुआ है और मोलैरिटी दे रखी है।
अल्फा निकल जाएगा लैम्डा सी बाय लैम्डा नॉट। और आप देखो, लकी ड्रॉ में नाम निकला हुआ है क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया। तो एग्जामिनर की मौज होती है, दया कर बैठे तो देखो कैसे। और ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ये कई बार बोर्ड में आया हुआ है। इसलिए ये कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी कि जब आप 2025 का पेपर दो तो कितने ही सारे क्वेश्चन इस 10 ईयर से आपको रिपीट मिल जाए। इसलिए कह रहे हैं कि इसकी ताकत को समझो, एक एक क्वेश्चन ध्यान से करो, दो दो चार चार बार लिख के देखो, खासकर जो बच्चे एवरेज हो। न्यूमेरिकल आपके सामने अब खुली किताब की तरह है, जो लेवल है वो आपके सामने है। एग्जामिनर का एक सेट फॉर्मेट है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, आप ऑलरेडी कर चुके हो। डेफिनेशन ऑफ फ्यूल सेल एंड इट्स टू एडवांटेजेस। सुना देता हूं मैं। फ्यूल सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कंबशन से पैदा हुई एनर्जी को बिजली में कन्वर्ट करता है। इसके दो एडवांटेज ये थे कि एक तो इसकी चार्जिंग नहीं करनी पड़ती, ये सेल कभी डेड नहीं होता, और ये कोई पोल्यूशन कॉज नहीं करता। तो सेल नेवर बिकम डेड, आपको चार्जिंग नहीं करनी पड़ेगी। प्राइमरी सेल डेड हो जाता है, सेकेंडरी की चार्जिंग करनी पड़ती है, ना ये मरता है ना चार्जिंग करनी पड़ती है। और ये किसी प्रकार का पोल्यूशन कॉज नहीं करता। बाकी हर सेल, प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, किसी ना किसी लेवल पे एनवायरनमेंट के लिए प्रॉब्लम है। लेड स्टोरेज बैटरी में लेड है, जो कि पॉइजनिंग कॉज करता है, आपको पता है। मरकरी सेल में मरकरी बैठा है जो खुद एक जहर है। तो हर हर एक सेल में कोई ना कोई दिक्कत है पॉल्यूशन से रिलेटेड। लेकिन आपको पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की मौज है। अगला क्वेश्चन है, मरकरी सेल कांस्टेंट ईएमएफ प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द लाइफ। ये मैंने आपको क्वेश्चन पैकेज में करवाया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके लिए हमें नेट सेल इक्वेशन चाहिए। जो नेट सेल इक्वेशन है मरकरी सेल की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी चाहिए। ये बच्चों को याद होती नहीं है, तो थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करो इसे। चार्जिंग इक्वेशन, डिस्चार्जिंग इक्वेशन, ये वाला क्वेश्चन, इसकी इक्वेशन मरकरी सेल की। तो इसका आंसर आपको लिखवाया गया था, नेट इक्वेशन ऑफ मरकरी सेल डू नॉट कंसिस्ट ऑफ any ions, hence its EMF always remain equal to E naught cell। मैं ऐसे नर्नस इक्वेशन से भी आपको प्रूव कर देता हूँ। ये आपकी नर्स इक्वेशन होती है। एन की वैल्यू सोचने की जरूरत भी नहीं है, क्यू के बारे में सोचो। देखो, प्रोडक्ट साइड पे सॉलिड और लिक्विड है, रिएक्टेंट साइड पे सॉलिड लिक्विड है। सॉलिड लिक्विड के लिए 1 माना जाता है। कोई आयन है ही नहीं, कोई गैस है ही नहीं, तो क्यू 1 हो जाएगा। लॉग 1 0 होता है। इसका मतलब ये ई नॉट सेल के बराबर ही आ गया। जिसका मतलब ये है कि जैसे जैसे समय बीतेगा इसकी ईएमएफ में कोई चेंज नहीं आएगा। एनोड खाया जाएगा, कैथोड खाया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम होगा, लेकिन ईएमएफ पे उसका असर नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन जो मेरे पैकेज से है, ये एनसीईआरटी में अच्छे से समझाया हुआ है कि जब हम कंडक्टेंस मेजर करते हैं तो डायरेक्ट करंट पास नहीं करते, अल्टरनेटिंग करंट पास करते हैं। हर चीज नोट्स में खंगालो, मुझे टेस्ट करो, देखो मैं झूठ तो नहीं बोलता। चेक किया करो चीजों को। तो जब हम कंडक्टेंस मेजर करते हैं तो उस वक्त हम अल्टरनेटिंग करंट पास करते हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं करते? बिकॉज डायरेक्ट करंट कॉज डीकम्पोजिशन
ऑफ एनाइन एंड केटाइन। अब केटाइन एनाइन करंट कैरियर है, अगर आप डायरेक्ट करंट पास करोगे केटाइन जाएगा कैथोड पे, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। एनाइन जाएगा एनोड पे, इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर एनाइन केटाइन ही मर गए तो तुम कंडक्टेंस कैसे मेजर करोगे? विच डिक्रीज कंडक्टेंस, क्योंकि आयंस ही खत्म होते जा रहे हैं। एंड हेंस नो करंट विल पास इन सॉल्यूशन। कुछ ही देर में सारे आयंस खत्म हो जाएंगे तो आप करंट ही पास नहीं कर पाओगे, तो आप कंडक्टेंस नापोगे कैसे? ऑलवेज रिमेंबर, कंडक्टेंस मेजर करने के लिए जरूरी है कि आयंस की संख्या में चेंजेस ना आए। अगर आपने बिजली पास करी तो ये हो जाएगा, केटायन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एनायन इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, इसे कह रहे हैं हम डीकम्पोजिशन ऑफ आयंस। अगर आयंस ही खत्म हो गए तो कंडक्टेंस घट जाएगी, बिजली पास होनी बंद हो जाएगी, तो आप एक्सपेरिमेंट करोगे कैसे? आपको याद होगा एसी करंट पास करने का क्या फायदा होता है? तो वो आपको याद है कि वो पोलैरिटी बार बार चेंज होती रहती है, इलेक्ट्रोड के साइन जो है प्लस माइनस, इससे आयंस गेट कंफ्यूज, उनको समझ नहीं आता कहाँ है। तो इसके बारे में और पढ़ो, इस इन दोनों क्वेश्चनों को, ये दोनों क्वेश्चन हीरे हैं, उठा के दे दिए उसने, ये दोनों हीरे हैं। एक आम बच्चा दोनों क्वेश्चनों में फंसता है क्योंकि वो कम पढ़ता है चीजों में, ये बारीक क्वेश्चन है दोनों। अगले में कोई दिक्कत ही नहीं, ये रिपीट हो रहे हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। What should be the sign, पॉजिटिव या नेगेटिव, फॉर ई नॉट सेल डेल्टा जी नॉट फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? तो अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो आपको याद होगा डेल्टा जी नॉट इज नेगेटिव एंड ईएमएफ ऑफ सेल इज पॉजिटिव। फैराडे का फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन पूछी है, ये क्वेश्चन नंबर 21 है। और ये न्यूमेरिकल बोर्ड में कई बार रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 19 है जो एग्जैक्ट डाटा के साथ, सेम डाटा के साथ आया हो। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग है। आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन दे रखी है, केसीएल सॉल्यूशन का डाटा ही है। पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है 1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.01 मोलर। तो आप क्या कर रहे हो, आप कंसंट्रेशन घटा रहे हो, इसका मतलब आप डाइल्यूशन कर रहे हो, आप पानी डाल रहे हो। ऐसा करने पे कापा आपके सामने कैसे वेरी कर रहा है, कापा कैसे वेरी कर रहा है, और आप ये देख सकते हो लैम्डा मोलर कैसे वेरी कर रहा है। तो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन घटा रहे हैं, आप देखो मोलर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि मोलर कनेक्टिविटी बढ़ती है। जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हो वैसे वैसे मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज करती है। और आपको पता है जैसे जैसे आप पानी डालते हो कापा की वैल्यू घटती है। अब देखो ना, ये 111 था, अब कितना हो गया 12, देखो अब कितना हो गया 0.41। तो जैसे जैसे आप पानी डाल रहे हो, पहले डाटा देखो, सब आपको आता है, आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो क्या होता है, कापा घटता है ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, मोलर कनेक्टिविटी बढ़ती है। स्ट्रॉन्ग के केस में नंबर ऑफ आयन, स्पीड ऑफ आयन बढ़ता है, वीक के केस में नंबर ऑफ आयन बढ़ता है। तो सब आपको आता है, टेबल को ध्यान से पढ़ो, लंबी गहरी सांस लो, इसको रीड केयरफुली, इसको आराम से पढ़ना, समझना, डाटा नहीं याद करना, आप ट्रेंड देखना, ट्रेंड। पहला सवाल, व्हाई डज कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डाइल्यूशन? पैट आंसर है आपका ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। बी पार्ट है लैम्डा नॉट ऑफ केसीएल इज 150
कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.01 मोलर केसीएल। तो आप देखो लैम्डा नॉट आपको दिया हुआ है, और जब कंसंट्रेशन 0.01 है, ये रहा, उस वक्त इसकी मोलर कनेक्टिविटी कितनी है, लैम्डा सी, ये भी आपको दे रखा है 141। अल्फा निकालना था, लैम्डा सी बाय लैम्डा नॉट से निकल जाएगा। कहीं कुछ फंस रहा है तो पूछ लो। आगे कह रहा है कि राहुल अगर HCl की जगह पे KCl यूज करेगा तो मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू ज्यादा आएगी या कम आएगी एज कंपेयर टू KCl। तो बताइए क्वेश्चन क्या है, मोलर कनेक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, HCl की या KCl की। तो इसका जवाब है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इज मोर देन KCl। बच्चा कहता है मुझे याद करना पड़ेगा, ये नहीं, आप एनसीईआरटी में टेबल देखो। क्यों? बिकॉज देखो दोनों में कॉमन आयन क्या है, इसमें H+ और Cl- आयन होंगे, इसमें K+ और Cl-, तो एनायन दोनों में सेम है। फर्क किसका आता है, H+ और K+ का। अब जो बात आपने ध्यान से देखी नहीं है, आप चाहो तो एनसीईआरटी की टेबल देखना। मेरे पैकेज में भी मैंने कॉलेजेस लॉ में आपको टेबल दे रखी थी जिसमें आयंस की मोलर कनेक्टिविटी गिवन थी, उसको जरूर देखना। तो कहानी क्या है जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है, H+ आयन मूव फास्टर इन वाटर, ध्यान से सुनना, किसके मुकाबले, देन एनी अदर केटाइन, किसी भी केटाइन के मुकाबले। क्योंकि हम कहते हैं H+ पानी का अपना बच्चा है। जैसे मोगली जंगल में तेज भागता है, क्योंकि मोगली जंगल में पैदा हुआ है, वो एक डाल से दूसरी डाल छलांग मारता हुआ कूदता हुआ निकल जाता है। हम तो चल के जाएंगे, वो कूद रहा है। तो H+ आयन पानी, क्योंकि ये पानी का बच्चा है, बच्चे अपने घर में तेज चलते हैं, अपने घर में उनको सब कुछ पता होता है। तो H+ आयन K+ के मुकाबले में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं एनी अदर केटाइन, किसी भी केटाइन के मुकाबले ये पानी में तेज भागता है, हेंस शोज हायर कंडक्टेंस, इसीलिए इसकी कंडक्टेंस ज्यादा होती है। सेम बात हाइड्रोक्साइड आयन के लिए, हाइड्रोक्साइड आयन किसी भी एनायन के मुकाबले तेज भागता है। तो H+ और OH- जो पानी के अपने बच्चे हैं, वो पानी में सबसे तेज भागते हैं। चॉइस में क्वेश्चन था, अमित ए क्लासमेट ऑफ राहुल रिपीटेड द सेम एक्सपेरिमेंट विद एसिटिक एसिड। KCl की जगह उसने एसिटिक एसिड ले लिया। एसिटिक एसिड आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आपके मन में एक घंटी बजनी चाहिए, KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो गिव वन पॉइंट दैट वुड बी सिमिलर एंड वन पॉइंट दैट वुड बी डिफरेंट इन हिज ऑब्जर्वेशन। तो इसी एक्सपेरिमेंट में इसने एक्सपेरिमेंट करा क्या है, इसने बेसिकली डाइल्यूशन करी है। एक्सपेरिमेंट क्या है, ये डाइल्यूशन कर रहा है, और कापा कैसे वेरी कर रहा है, और मोलर कनेक्टिविटी कैसे वेरी कर रहा है, ये मेजर कर रहा है। तो अगर इफ KCl is replaced with एस्टिक एसिड, तो क्या होगा, देन क्या चीज सेम रहेगी, देन कापा विल डिक्रीज, वो तो हमेशा ऐसे ही होगा, मोलर कनेक्टिविटी विल इंक्रीज, ये सेम रहेगा। तो चाहे एस्टिक एसिड हो, चाहे KCl हो, पानी डालने पे हमेशा कापा घटेगा। तो अगर ये टेबल एस्टिक एसिड की होती, उसमें भी कापा घटता, उसमें भी मोलर कनेक्टिविटी बढ़ती ही बढ़ती। पानी डालने पे मोलर कनेक्टिविटी याद करो, दोनों की बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग की भी और वीक की भी। दोनों के बढ़ने के कारण अलग अलग होते हैं। अब दोनों की वैल्यू में डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस ये आता है कि मोलर कनेक्टिविटी वैल्यूज ऑफ एस्टिक एसिड विल राइज sharply on dilution।
क्योंकि आपको पता है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पानी डालने पे इसमें नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं। नंबर ऑफ आयंस बढ़ने से मोलर कनेक्टिविटी में राइज शार्पली आएगा। आप ग्राफ मन में रखो, याद करो, इसका स्ट्रेट लाइन होता है स्ट्रॉन्ग का, और इसका ऐसे एक्सपोनेंशियल ग्राफ जाता है। तो ये जो वैल्यूज आप देख रहे हो, लुक एट द वैल्यूज। पानी डालने पे क्या हुआ, ध्यान से देखो, 111, 129, 141। देखो, अगर वीक होता तो क्या होता, इसकी पहली वैल्यू होती 40, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आप पानी डालते, इसकी मोलर कनेक्टिविटी एकदम शार्पली राइज करती। देखो इसमें कितने का इंक्रीज आया, लगभग 10-12 पॉइंट का, 15 पॉइंट का। इसमें कितना इंक्रीज आया, 12 पॉइंट का। ये 40 से 80 हो जाता, 80 से 120 हो जाता। इसमें शार्प इंक्रीज आना था, क्योंकि जैसे जैसे आप पानी डालते जाओगे, मोलर कनेक्टिविटी का राइज, तो इसमें मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू में राइज बहुत तेज होगा। दैट वुड बी द डिफरेंस। सवाल पूछो। 2024। हालांकि 2024 दिल्ली बोर्ड नहीं है, इसमें मैंने क्लास में बता दिया था। वो पेपर फिर मैं आपको अलग से कराऊंगा, मुझसे गलती से ऑल इंडिया लग गया था इसमें, ऑल इंडिया और कंपार्टमेंट लगा हुआ है इसमें। Standard electrode potential of tin and chromium is given to you. The two couples connected to make the redox reaction is spontaneous. The cell potential will be. अब आप ये चौथी पांचवी बार क्वेश्चन कर रहे हो, मेरे ख्याल से अब आपको हिट कर जाना चाहिए। आपको दो इलेक्ट्रोड दे रखे हैं, आपको नहीं बता रखा एनोड कैथोड कौन है। आप क्या करोगे, आप कैथोड उसको मानोगे जिसका आरपी ज्यादा है। इसका आरपी ज्यादा है टिन का या क्रोमियम का, तो आप देख सकते हो टिन का आरपी ज्यादा है। तो टिन वाला इलेक्ट्रोड कैथोड है। अब आप ई नॉट सेल निकाल सकते हो। ये टिन है, ये क्रोमियम है। टिन का आरपी है 0.15, और क्रोमियम का आरपी है -0.73। प्लस में आंसर आ जाएगा 0.88। हम्म। निकल और सिल्वर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दिया हुआ है, सेम वही सवाल है। तो आपको अपने आप से चुनाव करना है। कुछ भी नहीं दे रखा, जिसका आरपी ज्यादा होगा वो सिल्वर है, इसे कैथोड बनाना है। तो सिल्वर कैथोड है, निकल एनोड है। इंसैड क्वेश्चन है विद वेरी इजी डाटा। क्वेश्चन में कह रखा है कि एक कॉलम है जिसका सेल कांस्टेंट आपको दिया हुआ है और रेजिस्टेंस आपको दे रखी है। आपको तीन चीजें निकालनी है, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कनेक्टिविटी। तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। रेजिस्टेंस जो है इसकी आपको दे रखी है 4.5, और एल बाई ए की वैल्यू आपको दे रखी है, एल बाई ए रिवर्स करके नीचे लिखूंगा मैं, विच इज 50। नहीं समझ में आता, ऐसे देख लो, सॉल्व करेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। ओम सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट है, आपको निकालनी है कनेक्टिविटी। तो आपको पता है कनेक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। जब रेजिस्टिविटी निकाल ही चुके हैं तो कनेक्टिविटी ऐसे ही निकल जाएगी। साइमन पर सेंटीमीटर।
मोलर कनेक्टिविटी निकालनी है, कापा इंटू 1000/m। एनसीईआरटी क्वेश्चन से भी ज्यादा आसान है। एनसीईआरटी क्वेश्चन में अगर आपको याद हो तो एरिया वगैरह दे रखा था। यहाँ पे तो सेल कांस्टेंट सीधा दिया हुआ है। दयालु एग्जामिनर, दया से भरा हुआ। मोलैरिटी, सब डाटा आसान है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। अगला आ रहा है लेट स्टोरेज बैटरी, वही चार्जिंग इक्वेशन, डिस्चार्जिंग इक्वेशन। सेम क्वेश्चन आप कर चुके हो, क्वेश्चन नंबर 6 है। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1.5 ग्राम ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर की इक्वेशन है, सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन लेके सिल्वर बनाएंगे। स्टोइचियोमेट्री कहती है 1 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे 1 मोल सिल्वर को लिए, 1 फैराडे चार्ज लगेगा 108 ग्राम सिल्वर के लिए। अब आपने चार्ज कितना पास करा है, Q इज इक्वल टू आई टी से आप निकाल सकते हो। आपको टाइम निकालना है, तो आपको मास दे रखा ऑलरेडी, तो आप बोलोगे 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट करने के लिए 96,500 कूलम का चार्ज लगेगा। तो 1.5 ग्राम सिल्वर अगर डिपॉजिट हो रहा है तो यहाँ से चार्ज निकल जाएगा। Q इज इक्वल टू आई टी। यहाँ से टाइम निकल जाएगा। फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन है। अगला है स्टेट द कॉलिशस लॉ। तो कॉलिशस लॉ पहले मैं डिफाइन कर चुका हूँ। कॉलिशस लॉ ये कहता है कि, अपने आप देख लेना क्या क्वेश्चन नंबर है आपको बताइए, कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की अगर आपको निकालनी है मोलर कनेक्टिविटी, तो उसके आयंस की वैल्यू को ऐड करके आप निकाल सकते हो। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, आपको 3 कंपाउंड की कनेक्टिविटी दे रखी है, चौथे कंपाउंड की निकालनी है। तो आपको याद है ऐसे में आप कैसे काम करते हो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए आपको चाहिए अमोनियम क्लोराइड, NaOH माइनस NaCl। तो ये 115 आ जाएगा। पर आपको प्रूव करना पड़ता है, तो ये सब भी आप लिखोगे।
सेकेंड पार्ट है, आपको डेल्टा जी निकालना है। आपको एक सेल दे रखा है। डेल्टा जी निकालने के लिए बेसिकली हमें एन चाहिए होता है। तो सेल को पढ़ो, जिंक से बन रहा है जिंक आयन, कॉपर आयन से बन रहा है कॉपर। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, एन की वैल्यू 2 है। ई नॉट सेल आपको खुद निकालना पड़ेगा। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से। सेल देखो, आपको सेल दिया हुआ है, कॉपर कैथोड है, जिंक एनोड है, क्योंकि सेल रिप्रेजेंटेशन आपको दे रखी है। सारे रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखे हैं। जूल पर मोल में आंसर आएगा, जिसे आप किलो जूल में कन्वर्ट करोगे। अगला क्वेश्चन है, आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, आप उसे पढ़ लेना। हालांकि इतना रेलेवेंट नहीं है पैराग्राफ। क्वेश्चनों पे उतर जाते हैं। हाउ डू प्राइमरी बैटरी डिफर फ्रॉम सेकेंडरी बैटरी? बहुत आसान आंसर है। प्राइमरी बैटरी कैन नॉट बी चार्ज्ड, कैन नॉट बी रीयूज। सेकेंडरी बैटरी कैन बी चार्ज्ड एंड रीयूज्ड। तो प्राइमरी बैटरी की हम चार्जिंग नहीं कर सकते, उसको हम रीयूज भी नहीं कर सकते। सेकेंडरी की चार्जिंग भी हो सकती है और वो रीयूज हो सकती है। यही मेन फर्क लिखना है। अगला आ रहा है, सेल पोटेंशियल मरकरी सेल का कांस्टेंट रहता है। तो ये क्वेश्चन आज आपने मुझसे आते ही स्टार्टिंग में किया था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 47। आज का पहला क्वेश्चन यही था। अगला है, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द रिचार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। अब पिछली बार जो क्वेश्चन बोर्ड में आ रहे थे वो आ रहे थे डिस्चार्जिंग के, ये आ गया रिचार्जिंग का, तो मैं ये लिख रहा हूँ। आज से पहले जो क्वेश्चन आए वो डिस्चार्जिंग के आए थे। रिचार्जिंग में क्या होता है आपको याद है, रिवर्सल हो जाता है। अब उल्टे रिएक्शंस होंगे। उल्टा क्या होगा, अब लेड सल्फेट इलेक्ट्रॉन लेके लेड बनाएगा। मैंने हमेशा कहा था चार्जिंग क्या होती है, नुकसान की भरपाई। ऐसे ही लेड सल्फेट दो पानी के साथ रिएक्ट करके लेड ऑक्साइड बनाएगा, जो कि कैथोड है। 4H+ 2 सल्फेट एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 नहीं आएगा और यहाँ भी 2 नहीं। अगला है, टू एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल और बाकी गैल्वेनिक सेल। तो मैंने बताया ये सेल कभी डेड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 28 रिपीट है।
फ्यूल सेल कभी डेड नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस वोल्टेज सप्लाई करता है और किसी भी प्रकार का पोल्यूशन कॉज नहीं करता। यही लिख कर आना है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ आयरन इलेक्ट्रोड इन विच कंसंट्रेशन ऑफ फेरस आयन इज 0.01 मोलर। हाफ सेल का इक्वेशन है, कम आते हैं क्वेश्चन ये देखो, लेकिन ये आ गया। तो हाफ सेल का इक्वेशन है, और जब भी कभी नॉनस इक्वेशन फॉर हाफ सेल आती है, हमेशा मैं आपसे कहता हूँ ऑलवेज थिंक अबाउट रिडक्शन इक्वेशन। आप रिडक्शन के बारे में सोचो। रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेरस इलेक्ट्रॉन लेके आयरन बनाएगा। इक्वेशन लिखते ही आपके सामने एन और क्यू आ जाएंगे। नर्स इक्वेशन फॉर हाफ सेल में आपको पहले वार्म अप करना पड़ेगा, आपको अच्छे से 4-5 क्वेश्चन हाथ से निकालने पड़ेंगे, नहीं तो आप इसमें फंस सकते हो। ई सेल इज इक्वल टू, बाकी सब तो वैसे ही होता है, यहाँ सेल नहीं आता। तो ई फेरस से आयरन इज इक्वल टू ई नॉट फेरस से आयरन, इसे बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस वही सेम 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग ऑफ क्यू। होता क्या है, नर्स इक्वेशन फॉर हाफ सेल आपने देखा बोर्ड में बहुत कम आई है। जो चीज कम आई होती है उसकी प्रैक्टिस कम रहती है। देखो आपको ई नॉट दिया हुआ है, वैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ माइंड मेकअप करने वाली बात है कि क्या करना है। उसमें भी बहुत आसान पेरिस का केस लिया है, बच्चे इसमें स्टार्ट ही नहीं कर पाते, इक्वेशन ही चूज नहीं कर पाते। तो फेरस आयन की जो मोलैरिटी है वो 0.01 है। इजी डाटा है, ये ऊपर आ जाएगा, 2 log 10 बन जाएगा, log 10 1 होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, 2024 का क्वेश्चन है ये। कंडक्टिविटी सेल 0.05 मोलर रेजिस्टेंस सेम सेल, तो आपने ऐसा क्वेश्चन पहले भी करा हुआ है। तो सबसे पहले आपके पास 0.05 मोलर केसीएल है, और इससे हम सेल कांस्टेंट निकाल लेंगे। ये कापा दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस है, सेंटीमीटर का माहौल है। अब जो सेकंड सॉल्यूशन है हमारा, वो है सिल्वर नाइट्रेट का। सॉल्यूशन चेंज हो जाए या कंसंट्रेशन चेंज हो जाए तो कापा बदल जाता है, तो पहले हमें इसका कापा निकालना पड़ेगा। क्योंकि सेल सेम रहा तो आप सेम सेल कांस्टेंट की वैल्यू यूज कर सकते हो। नई रेजिस्टेंस 90 है, सेल कांस्टेंट सेम रहेगा। अब इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी। ये आंसर है। सो ये था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।
काफी रेपिटेटिव क्वेश्चन है, इसको आप खाली बैठ के एनालाइज करो। 4 से 5 बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन हैं जो इसमें बीते हैं, उन पे खास फोकस रखो, उनकी बार बार प्रैक्टिस करो, चाहे वो नर्स इक्वेशन फॉर हाफ सेल है, या वो पोटेंशियल वाले कुछ क्वेश्चन थे जहाँ पे इक्वेशन खुद बनानी थी, एनोड कैथोड के फैसले खुद करने थे। तो वो जो हीरे क्वेश्चन हैं उनको ढूंढो, उनको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करो। अभी के लिए इतना काफी है।